So chapter is metals and non-metals. First point is there are 118 elements discovered till now. Second point, they have been broadly classified into 4 groups. They have been classified Which are first metals. First group is metals. सेकंड पार्ट में ना जो 4 ग्रुप बनाए गए हैं उनके नाम बता दो. metal, पहला है metals, सेकंड नॉन metals, थर्ड metalloids, one is metals, one is non-metals, third one is metalloids, and fourth one is inert gases. Yeah, inert gases. One is metals, the other one is non-metals, third one is metalloids, and the fourth one is inert gases. Inert gas को Noble gases, noble elements. Inert gases or भैया ऐसे बात मानेंगे noble elements. भैया मैं आगे Metals. Metals का एग्जांपल दो. मेटल धातु क्या देखते हो अपने आसपास? धातु कौन सा है? ये धातु कॉपर, सिल्वर, एटसेट्रा, है ना? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. नॉन मेटल्स के एग्जांपल दो. कार्बन, डायमंड तो बोला हूँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एटसेट्रा. मेटलॉइड्स के एग्जांपल दो. सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना? बोरॉन. These are metalloids. Then noble elements. Noble elements के एग्जांपल दो. हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना? तो ये मेन 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं और 118 सदस्यों को इनमें बांट दिया गया है ताकि अंबानी वो सब है 10 हाँ सर ये और सब अपने गांव है ना हाँ तो जो ये ग्रुपिंग की गई है ताकि अब 118 हर एक को पकड़ पकड़ के उसके बारे में पढ़ना इज अ डिफिकल्ट टास्क. 118 एलिमेंट को अलग अलग स्टडी करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. तो इनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं. ग्रुप्स बना करके जो प्रॉपर्टी कॉमन होती है सब में वो सब पे अप्लाई हो जाती है. बाकी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो नालायक किस्म के होते हैं, वो अपने ग्रुप से थोड़ा हट के होते हैं, तो उनको एक्सेप्शन के तौर पे लर्न कर लिया जाता है, समझ लिया जाता है. उनको एक्सेप्शन करके उनको अलग से समझ लिया जाता है कॉर्नर में ले जाके, है ना? और बाकी लोग पे सेम रूल अप्लाई हो जाता है. तो पहले हम बात करते हैं मेटल्स की, और मेटल्स में बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. लिखना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अनोक्टियम. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स.
पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मैलेबल। मेटल्स आर मैलेबल। यस सर, कब पढ़े? मैलेबल, मैलेबल मतलब इसको ना which can be hammered and beaten into thin sheets, sheets में कन्वर्ट किया जा सकता है। Second, they are also ductile, they are also ductile, they can be converted into wires, उनके wires बनाए जा सकते हैं metals के, drawn into wires। गोल्ड क्या बोलते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड का लगभग कितने किलोमीटर में वायर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना ज्यादा इनमें एक्सटेंड होने की प्रॉपर्टी होती है। हाँ, तो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, दे आर डक्टाइल। फिर लिखना थर्ड, दे आर सोनरस, दे आर सोनरस। सोनरस यानी इनमें जो है क्लिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, जब टकराते हैं तो इनमें क्लिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, खनक होती है इसमें साउंड। देन दे आर लस्ट्रस, दे आर लस्ट्रस, चमकीला, शाइनी, दे आर लस्ट्रस मोस्टली। सिल्वर देखो शाइनी, मोस्ट शाइनीएस्ट मेटल। सर लेकिन डायमंड तो बहुत लस्टर है, बहुत शाइनी चमकीला है, तो उसको तो कान में उठा के रख दिया गया। देखो एक्सेप्शन इज अ डायमंड। हाँ, वो एक्सेप्शन उधर आएगा डायमंड में, नॉन मेटल। अभी लिख लो। भाई आप अभिषेक क्या कर रहा है? अभिषेक क्या लगा रखा है? हर बात पे अभिषेक क्या लगा रखा है? मैं यही ठीक आप आगे नहीं जाऊंगा। नहीं लिखना, most of the metals exist in solid state। Most of the metals exist in solid state। ज्यादातर मेटल्स जो है वो हमको सॉलिड स्टेट में। सर मैं बता ब्रोमीन, तो ज्यादातर मेटल्स जो हैं वो हमको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, दे आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। बट मरकरी, मरकरी जो कि मेटल्स की कैटेगरी में आता है, जिसका सिंबल है Hg, और उसका लैटिन नेम है आप बताए क्या सर से मरकरी को दिख रहा है हाइड्रार्जियम, हाइड्रार्जियम। तो उसमें क्या दिक्कत है? तो वहां से उसका सिंबल बना है H और G, मरकरी, है ना। तो मरकरी जो है, जो कि थर्मोमीटर में होती है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है नेचर में, है ना। रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे, STP पे वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। मरकरी एक मेटल है, फिर भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी सारे मेटल्स आपको क्या मिलेंगे? सॉलिड स्टेट। वो बात अलग है, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सोडियम, सोडियम पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम ये जो है इतने सॉफ्ट होते हैं, मतलब दे आर लाइक बटर, है ना। तो दे कैन बी कट विद अ नाइफ, उनको नाइफ से कट कर सकते हैं पीसेस में। और सोडियम को मतलब आप अपने हथेली पे रखो तो आपके बॉडी टेम्परेचर से वो पिघलना शुरू कर देता है। इट्स लाइक दैट सॉफ्ट।
सर सोडियम को सीधे केरोसिन में छोड़ कर रखते हैं ना। वो तो रीजन है कि बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, बिकॉज ऑफ विच दे रिएक्ट विद द एयर और वाटर in the atmosphere and hence they are stored under kerosene oil. फिर लिखना metals. छठवां पॉइंट, Metals are the elements which form positive ions, which forms positive ions by losing electrons. इलेक्ट्रॉन लूज करके या डोनेट करके ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी मेटल्स हैं आप हमेशा उन पे कैसा पाओगे, जब भी वो आयन बनाएंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो हमेशा डोनेट करते हैं, तो हमेशा उनके ऊपर कैसा चार्ज मिलेगा, आपको प्लस चार्ज मिलेगा। यानी आपको हमेशा उनके क्या मिलेंगे, कैटायंस मिलेंगे, है ना, हमेशा वो कैटायंस बनाते हैं। जैसे सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और Na+ बन जाता है, सोडियम 1 पॉजिटिव। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Mg2+, 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Al3+, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। तो इनके क्या बन रहे हैं, कैटायंस बन रहे हैं, पॉजिटिव आयंस बन रहे हैं। तो मेटल्स यूजुअली फॉर्म पॉजिटिव आयंस। इस कारण से इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। द वर्ड इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। अर्थ क्रस्ट में द मोस्ट अबंडेंट मेटल, जो सबसे ज्यादा मात्रा में मेटल पाया जाता है, वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। So these were some basic points about metals. Tomorrow we will discuss about non-metals and then we will move further. Fatehban bhai, topic is metals and non-metals. Yesterday we discussed that there are 118 elements which have been discovered till now, and still the discovery is going on and new elements are trying to find out. People are trying to find out new metals, new elements, sorry. तो वो एक अलग बात है, रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक 118 जो है वो पाए गए हैं। इनकी स्टडी इजी तरीके से हो सके, कृष्णा दरवाजा, इन 118 एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना, हर एक एलिमेंट को और उसकी प्रॉपर्टी को, इज अ टफ टास्क। तो इनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है 4 ग्रुप्स में मेजरली मैंने बताए थे, metals, non-metals, metalloids and inert gases. So inert gases, why inert gases? Because they have stable electronic configuration, they do not react with anyone. That is the reason they are called inert. And gases because they exist in nature in gaseous state. They have been found in gaseous state. Maximum of them are in gaseous state. Although in class 11 we will see that some of the inert gases also react. कुछ जो है वो reactions करते हैं, जैसे xenon, radon, ये reactions कर लेते हैं. But that is out of the scope of the syllabus now, so we will not talk about it right now. We will discuss it in class 11. तो inert gases जो है वो किसी से react नहीं करते और उनको identify किया गया और उनका एक group बना दिया गया. हीलियम, नियॉन, आर्गन, xenon, रेडॉन, क्रिप्टॉन, अनोनॉक्टियम, ये सब जो है इसमें आते हैं. मेटलॉइड्स भी कुछ एलिमेंट्स हैं, इनका भी एक छोटा सा ग्रुप बना दिया गया है. ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स, नॉन मेटल्स दोनों प्रॉपर्टीज दिखाई देती हैं, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम. तो ये सब जो है मेटलॉइड्स में आते हैं.
देन आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स इज अ ब्रॉड कैटेगरी. ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं 118 में से वो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं. यानी ये alkali metal, alkaline earth metal and transition metals, most of the transition metals are coming into the group of metals. तो metals जो है वो तादाद में ज्यादा है, नंबर्स में ग्रेटर है. नॉन मेटल्स इनके मुकाबले कम है. दे आर लिमिटेड, you can say they are lesser in numbers, like carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, phosphorus, sulfur, chlorine. These are non-metals, so it's a small group. But metals is a bigger group. सर AS क्या है? Astatine, arsenic. तो उसका AR ना? सर एएस कहाँ है? This one is AS, arsenic. So we were talking about the properties of metals, which you have already studied in the previous classes. क्लास 8, क्लास 9 में आप लोग पढ़ते आ रहे हो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है. तो मेटल्स आर मैलेबल, beaten into sheets. Metals are ductile, drawn into wires. Metals are good conductors of heat and electricity. And metals are generally found in solid state. The only metal which is in liquid state is mercury, found in liquid state at normal temperature pressure conditions also. Luster. Metals have luster. They have shiny properties. Most of the metals have shiny appearance. Aluminium हो गया, iron हो गया, copper, gold. They have luster. They have shiny appearance. Physical state, solid, discuss कर लिया है. Hardness. Most of them are hard in nature. यानी जनरल प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि मेटल जो है वो बाय नेचर हार्ड होते हैं. देयर आर एक्सेप्शंस. कुछ एलिमेंट्स हैं जो नहीं होते हैं, दे आर सॉफ्ट. तो वो एक्सेप्शंस हैं सोडियम, है ना, सोडियम विच कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ. सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम. दीज आर मेटल्स. ओनली टू. दीज आर मेटल्स बट दे आर वेरी सॉफ्ट बाय नेचर. Hardest metal is chromium. Hardest metal among all the metals is chromium. Symbol is Cr, capital C, small r. Chromium. Chromium. Atomic number 24. Then softest metal. The most softest metal is cesium. Cesium, softest metal. Cesium. S-E-S-I-U-M. Cesium. S-I-U-M. Softest metal. फॉर्मूला नहीं, एलिमेंट है, सिंबल होगा इसका. CS. Here is cesium. Atomic number 55. Then malleability. The malleability, you know already. The metals which show this property of malleability are gold, silver, copper, aluminium, tin, iron, etc. Many more. Like in daily life you must have seen aluminium foil. एल्यूमिनियम फॉयल आती है फूड रैपिंग के लिए. yes, तो एल्यूमिनियम को बहुत ही पतली होती है, तो इतने पतले शीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. तो दिस इज व्हाट इज मैलेबिलिटी. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ शीट लाइक स्ट्रक्चर. तो एल्यूमिनियम में काफी ज्यादा मैलेबिलिटी होती है. प्लैटिनम इज द मोस्ट मैलेबल मेटल.
प्लैटिनम जो है वो सबसे ज्यादा मैलेबल मेटल में आता है, मैलेबिलिटी इसकी सबसे हाई है, फॉलोड बाय गोल्ड। सर कौन? इसके बाद आता है गोल्ड। प्लैटिनम में मैलेबिलिटी हाईएस्ट होती है एंड इसके बाद आता है गोल्ड। सर ये एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछ सकता है? यस। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी यू ऑलरेडी नो, property in which a metal can be drawn into wires, converted into wire. The ductility is also present in the metals. The metals which are more ductile are copper, gold, platinum, silver. These are more ductile, and gold is the most ductile metal. Yani it can be converted into a very thin wire. Gold has this property of converting into wire easily. Like it is saying that 1 gram of gold can be converted into a wire of 2 kilometers length. सर 1 ग्राम with 2 kilometers? 1 ग्राम Very fine wire, बहुत पतली वायर उसकी बनती है जो 2 किलोमीटर की लेंथ तक स्ट्रेच हो जाती है, यानी लेंथ। तो डक्टिलिटी काफी हाई। देन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, so almost all the metals are good conductors of electricity. Silver is the best among all, but we do not use silver for practical purposes like the wires because of the thing that it is costly, it is less available, and it is expensive, and there is a chance of theft. घर आएंगे मेहमान, तार उठा के ले जाएंगे। Then thermal conductance यानी हीट के साथ भी मेटल की प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी है। Thermal conductivity is good in metals because of which a lot of cooking utensils are made up of metals, and nowadays the vessels are being given a base of copper because being copper is very good in distributing heat, so that also increases the efficiency of the cooking property of the vessel. तो जो बर्तन बनाए जा रहे हैं वो मेटल्स के बनाए जा रहे हैं बिकॉज उनमें गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है, तो हीट एनर्जी को इवनली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो खाना है वो आसानी से पक जाता है, सारी की सारी हीट एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो भी सिल्वर है, फॉलोड बाय कॉपर, उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। देन डेंसिटी इज हाई, मेटल्स की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, यानी लेसर स्पेस में मोर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेटल अपीयर्स टू बी हैवी। एक छोटा सा सब्सटेंस, उसका एक कम वॉल्यूम का सब्सटेंस भी काफी हैवी फील होता है बिकॉज उसकी डेंसिटी क्या है, हाई है, घनत्व ज्यादा है, यानी विद इन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब का स्पेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मोर प्रेजेंट। मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन मेटल्स, so that's why their density is high because density's formula is mass upon volume. However, there are some metals which are less dense, even less density than water, and these metals are lithium, sodium and potassium. They have a lesser density, they are exceptions, they are metals but they have lesser density, even less than the density of water. Then melting point and boiling point. Melting point is that temperature at which a substance starts melting. By melting we mean what? It starts converting from solid to liquid state. That process is called melting, and that temperature is called melting point of that substance. So different substances have different melting points, different temperatures at which they melt, है ना? जरूरी नहीं कि जितने पे सिल्वर मेल्ट कर रहा हो उतने पे आयरन भी मेल्ट कर जाए। They have different melting points. तो मेटल्स में यूजुअली जो पूरा ग्रुप है
इनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, यानी हायर टेम्परेचर पे ये मेल्ट करके मॉल्टन स्टेट में आते हैं, जल्दी मॉल्टन स्टेट में नहीं आ पाते। यानी हम चाहें कि 100 डिग्री सेल्सियस पे आयरन को मॉल्टन स्टेट में कर ले तो इट्स नॉट पॉसिबल, यू विल हैव टू गो इन 1000 डिग्री ऑफ सेल्सियस। लॉट एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आयरन इनटू अ मॉल्टन स्टेट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, राइट। नॉन मेटल्स का लो होता है। Metalloids are someone are having higher. Metalloids have both properties, so their melting point and boiling point is somewhere in between metals and non-metals. Tungsten has the highest melting point. Tungsten की फिलामेंट बनती है, जो बल्ब आता है आपका, that bulb which gives a yellow color of light in which it has a filament. Such kind of bulb. So in this filament is made up of tungsten, and tungsten symbol is W. Tungsten का symbol है W. Why W? Because it has been taken from its Latin name. And Latin name of tungsten is wolfram. क्या? Wolfram. Wolfram. So tungsten has highest melting point, and melting point is of 3695 Kelvin. 3695 केल्विन टेम्परेचर पे टंगस्टन मेल्ट करता है। टंगस्टन का क्या सिंपल 74। लेकिन मेटल्स में हम बोल रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, बट गैलियम is a metal whose melting point is quite low. Gallium and cesium both. इनका melting point 300 Kelvin, 303 Kelvin. यानी कन्वर्ट करें डिग्री सेल्सियस में तो it will be around how much? सर 273 से माइनस करेंगे। Yes. सर कितना? तो it will be around 27, 26 डिग्री सेल्सियस। यानी जितना रूम टेम्परेचर हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे ये जो मेटल्स हैं गैलियम और सीजियम, ये मेल्ट कर जाएंगे, ये अपने लिक्विड स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में आ जाएंगे। कौन? गैलियम और सीजियम। दे हैव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देन सोनोरिटी। सोनोरिटी that is another thing, that is softness of that metal. Here we are talking about the melting point and boiling point. उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? Sodium lesser because it's a soft metal. So sonority is another property in which metals are sonorous. Sonorous means they produce a clanging sound. Most of them produce a clanging sound, ringing sound. So these are some basic properties of metals. Now give the heading non-metal. Non-metals. So how it can be defined? A chemical element which mostly lacks LACKS कमी, lacks the characteristic properties of a metal is called a non-metal.
out of 118, 22 elements come under the category of non-metal. आउट ऑफ 118 टोटल है। 22 इनमें से वो हैं जो नॉन मेटल के ग्रुप में आते हैं, यानी इनका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो 22 मेंबर्स है। सर क्या बोली बार फिर से बोलिए नॉन मेटल आउट ऑफ Non-metals, there are 22 elements which come under the category of non-metals. Some common non-metals are carbon, oxygen. सर रुकिए एक साथ सर You can write symbol, थोड़ा धीरे it will be faster. हाँ ये सर बोलिए Apply your brain. शुरू से Carbon. सम कार्बन ऑक्सीजन Examples of non-metal. Example लिख लो। सम कॉमन ऑफ नॉन 10th में आगे दिमाग लगाने नहीं आता। नाम ले रहे हैं नॉन मेटल्स का, एग्जाम्पल बता रहे हैं, नोट करो एग्जाम्पल करके। कार्बन, कॉमा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटसेट्रा। अब जैसे metals are very important in our daily life because lot of objects are made up of metals and plus other uses are also. Non-metals are equally important, but even more important than metals. Oxygen नहीं रहेगा तो क्या है? Nothing, no life, gone, go event. तो oxygen, example of non-metal, very important for the existence of life and many processes. Hydrogen, again very important because it helps in the formation of water. Water is again necessary for the survival of life, so equally important. Nitrogen, responsible for the formation of nitrification of nitrogen, introduces nitrogen into the body of plant's body, and plants prepare protein molecules from the help of this nitrogen. So protein is one of the important food molecule which we need for our muscle growth and many processes growth, overall growth. तो प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन से बना है, तो नाइट्रोजन नहीं तो प्रोटीन नहीं, यानी वो फूड सब्सटेंस नहीं, तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म। तो अगेन नाइट्रोजन इज अ इम्पोर्टेंट, ज्ञान दे रहे हैं देन even lot of food substance which we eat or plant's body or human being's body is made up of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, CHON, very important elements. सभी चीजों को बना रहे हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, उसकी बॉडी हो, उसका वेस्ट प्रोडक्ट हो, सब कुछ इन्हीं का बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जो फूड खा रहे हैं वो भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। फैट एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। प्रोटीन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल है। तो ये सारी चीजें हमको जरूरत पड़ती है। तो नॉन मेटल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, although less in number but equally important. Carbon dioxide, CO2, made up of carbon and oxygen, both are non-metals and is an important gas because if it will not be present, plants will not be able to do the process of photosynthesis and food will not be prepared. So non-metals are equally important. Now come to physical properties of non-metals. Write down physical properties. Physical properties of non-metals. So first is physical state.
फिजिकल स्टेट यानी किस स्टेट में ये दिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिजिकल प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी सर लिक्विड ना। तो 10 non-metals are solid, 10 non-metals are solid, 11 are gases, 10 are solid, 11 are gases, 10 and 11 21, बचा 1 यानी bromine, and bromine is found in liquid state। 11 क्या होगा? 10 are solid, 11 are gases, 10 जैसे और जो बचे 11 are gases, बचा 1 हाँ सर। और वे 1 है bromine और वो liquid state में मिलता है। So only non-metal which is found in the liquid state। सर ये प्रॉपर्टी किसकी देख सकते हैं? ठीक है। सेकेंड आता है मैलेबिलिटी, नहीं नो नो मैलेबिलिटी, तो उसका ऑपोजिट ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस BRITTLENESS, ब्रिटलनेस। इसका मतलब है डल ना, ब्रिटलनेस टूट जाना, टुकड़े टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में टूट जाना, into smaller pieces। ग्लास को हम सोचे कि हम उसको हैमर करके उसको शीट बना देंगे, ऐसे ही हैमर होगा, राइट। तो नॉन मेटल्स, ये कहेंगे मैं गिलास को पट्टू You will try it. स्टील की रहेगी वो। if you will try to convert a non-metal into a thin sheet, you will have to go through a specific process। या तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही उसको वैसे कन्वर्ट कर दिया जाए। बन जाने के बाद अगर किसी नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट का सोचो कि हम उसको उसके शेप को थोड़ा सा चेंज कर दें, तो उसका शेप कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। थोड़ा चेंज नहीं होगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो टूटने की प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स में छोटे छोटे बिखर जाने की प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस। तो नॉन मेटल्स आर वेरी ब्रिटल। डायमंड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डायमंड ब्रिटल नहीं है। तो डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड जो है वो कार्बन का एक रूप है, जिसमें कार्बन कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल वाइज अरेंज हुए हैं एटम्स आपस में कि वो डायमंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो है वो प्योर कार्बन, बट कार्बन उसमें जो कार्बन के एटम्स हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और वो एलोट्रोप कहलाता है। तो वो एलोट्रोप है कार्बन का डायमंड। बकमिंस्टर फुलरीन ये भी कार्बन का एक एलोट्रोप है। इसको बकमिंस्टर ने बनाया था। बकमिंस्टर ने नहीं, एक्चुअली क्या है कि बकमिंस्टर ने जो है एक आर्किटेक्चर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर को जो है वो वहां से इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैच करता था। कार्बन का जो ये फॉर्म है बकमिंस्टर फुलरीन, वो उसका शेप उससे मैच करता था स्फेरिकल स्ट्रक्चर से। यानी 60 कार्बन के एटम्स जो है वो आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इसको बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं। ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। खैर, वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रिटलनेस। नाउ मैलेबिलिटी तो नहीं है, दे आर नॉन मैलेबल। डक्टिलिटी, दे आर नॉट डक्टाइल। तो इसको क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। नॉन डक्टाइल, नॉन मैलेबल। Then if we talk about thermal and electrical conductivity, तो non-metals are bad conductors of heat and electricity. Non-metals are bad conductors of heat and electricity, except graphite. Graphite. And graphite is a good conductor of electricity. Graphite is found in the lead of your pencil. Pencil के lead में आपको ये जो होता है वो graphite होता है. So that is a good conductor of electricity. Sir, graphite non-metal. Yes, it is made up of carbon. फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है. There is a reason behind it. सर वो जो आपने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो आप लगाए थे
अरे मॉडल में कार्बन ब्रशेस, नहीं ग्रेफाइट ब्रशेस। हाँ वही यूज होता है ना कहीं कहीं दिमाग चलता है तो ग्रेफाइट वहाँ पे इसीलिए यूज किया था बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स। कार्बन के ब्रशेस भी तो कह सकते हैं सर कार्बन ब्रशेस भी तो कह सकते हैं लेकिन जब ग्रेफाइट है वो अपना कार्बन जिस फॉर्म में प्रेजेंट है वो ग्रेफाइट है तो ग्रेफाइट लिखेंगे ना। अब डायमंड है, डायमंड को कार्बन कह सकते हैं लेकिन है जब वो अपने उस फॉर्म में तो उसको डायमंड कहेंगे। अच्छा इसका भी तो यूज हुआ था ना ब्लेड दे दीजिए सर। ब्रेड ब्लेड ये सब नहीं लिखता मैं। तो अरे कहाँ जा रहे हैं भैया रोकिए। Graphite being made up of non-metal, but it's a good conductor of electricity because carbon is arranged in such a pattern that its lattice is in a sheet-like structure. उसका जो lattice होता है ग्रेफाइट का, यानी जो एटम्स उसमें अरेंज होते हैं वो शीट-like स्ट्रक्चर्स में होते हैं। आपस में कार्बन जो है यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम्स हैं, कार्बन कार्बन एटम्स हैं एवरीवेयर इन दैट कंपाउंड। और उसके स्ट्रक्चर को हम जूम करके देख रहे हैं, मैग्नीफाई करके। तो एक होता है लैटिस। लैटिस होता है कि एटम्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज्ड है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होती है वो उसकी लैटिस कहलाती है। तो जो ग्रेफाइट की लैटिस है उसमें आपको कार्बन के पतले पतले शीट्स मिलेंगे, एक 2D शेप में वो एक के ऊपर एक लेयर फॉर्म में होते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, उनमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस की वजह से इसमें कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ जाती है। इसकी मदद से ये गुड कंडक्टर बन जाता है और वो काम डायमंड में नहीं हो पाता है बिकॉज वहां सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो कोई भी कंडक्टर तभी बनता है जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, तो दैट बिकम्स अ गुड कंडक्टर। ब्रोमीन, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गया। तो नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। Density is that they have low density. All the non-metals have low density compared to metals. यानी they are lighter in weight. Then melting point and boiling point भी इनका low होता है। Less temperature पे ये melt और boil कर जाते हैं, जिसकी वजह से most of them are found in gaseous state. बिकॉज नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी वो उतना हीट पा जाता है कि गैसेस फॉर्म में आ जाता है। देन नेक्स्ट हेडिंग, दिस वाज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि आपको मालूम थी और कुछ बातें नहीं हुई। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज और पहले हम डिस्कस कर लेंगे मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज, अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी बाहर से जो ऑब्जर्वेशन दिखने को मिलती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो चीजें, तो वो हो जाता है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हाँ, अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इसके एटम और इसके मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। राइट, रिएक्टिविटी। इसके पहले जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा उस पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो 4 पॉइंट्स, 3.5 पॉइंट्स आप बना सकते हो वहां पे आराम से। केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज
Reactivity series is the series which is defining that which element is how much reactive. कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है वो बताता है. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वो पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का है. वो तो फरियाद तो उसमें था ना। वो पीरियोडिक टेबल को लर्न करने का है. सर आपको याद है मुझे क्या था सर, जो H के नीचे वाला होता है हाइड्रोजन जो लो रिएक्टिव होता है और H के ऊपर वाले हाई रिएक्टिव होते हैं. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए. इट्स लाइक AU, AU, AG, HG. अंडरस्टूड है? Who, her, pub, fe, जन, अल, मग, का मिस हो गया. का नाक तो ऊपर के एग्जाम्स को काफी फिट किया है ना. तो इन दिस वे वी हैव लर्न. बाकी आपको न्यूमोनिक्स बनाने हैं, कुछ इसका बनाना है तो आप यू कैन मेक अप ऑन योर ओन एंड लर्न इट अकॉर्डिंगली. तो रिएक्टिविटी इज टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर वाला जो है वो हाईली रिएक्टिव है. अगर अपन रिएक्टिविटी अरे भैया मैं पढ़ाएंगे तो ऊपर वाले एलिमेंट्स जो है वो हाईली रिएक्टिव है और ये जो एलिमेंट्स है ये लीस्ट रिएक्टिव है. इसलिए गोल्ड, सिल्वर, मरकरी ये सब जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते. दे डू नॉट रिएक्ट. तो इसलिए गोल्ड जो है वो नेचर में, अर्थ में प्योर फॉर्म में मिल जाता है. माइंस में गोल्ड जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाता है. वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो वो प्योर गोल्ड होता है. उसको बस थोड़ी सी सफाई की जरूरत होती है, फिर वो गोल्ड तैयार हो जाता है यूज करने के लिए. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला हमको रिएक्टिविटी मालूम होना चाहिए ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि जब रिएक्शन होगा तो कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा. तो जो एलिमेंट्स अबव होंगे वो बिलो वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं एक रिएक्शन में, बट नीचे वाले जो है वो ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते. तो इन सब में सब मेटल हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल, लेकिन फिर भी उसको इसमें रखा गया है बिकॉज हाइड्रोजन हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम आयन. खासतौर पे लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है. तो इसलिए इसको जो है इस कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये रिएक्शंस में हिस्सा बहुत बढ़ चढ़ के लेता है. तो पहला लिखिएगा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन. रिएक्शन ऑफ मेटल्स with oxygen. Reaction of metals with oxygen. So whenever a metal reacts with oxygen, it forms metallic oxide. It forms its oxide. Metallic oxide. For example, sodium, right? Na, and oxygen, O2. It will form Na2. Why Na2? When compounds, molecules are formed, they are formed by the interchange of valency of the combining atoms. So sodium has a valency of 1 and oxygen has a valency of 2. So its valency is interchange, it is cross method. So Na2O, sodium oxide, right? Yes. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिबन मिलता है. हाँ, रिबन लाइक स्ट्रक्चर में ये मिल जाता है. स्कूल्स में, लैब्स में, मार्केट में एक्सपेरिमेंट पर्पज से मैग्नीशियम अगर मांगोगे तो मैग्नीशियम जो है वो फीते जैसे, कागज जैसे स्ट्रिप में मिल जाता है. तो मैग्नीशियम के रिबन्स मिलती है. उस मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो बर्निंग इज व्हाट
बर्निंग इज अ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग, आग लगना एक तरह का केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जो भी सब्सटेंस होता है जब वो बर्न करता है तो हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पे उसको इग्निशन टेम्परेचर देते हैं। इग्निशन टेम्परेचर यानी वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करना शुरू कर देगा, तो हम उसको इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाते हैं हीट करके, चाहे मैचिस स्टिक से या किसी भी चीज से। और जब वो इग्निशन टेम्परेचर मिल गया उस सब्सटेंस को, तो वो ऑक्सीजन सराउंडिंग एयर में जो प्रेजेंट है उस एयर के ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है और रिएक्ट करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाने लगता है। तो लाइक हमने पेपर बर्न करना शुरू कर दिया, तो पेपर जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो बना है वुड से, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारी चीजें मौजूद है। बिकॉज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मैंने बताया कि वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं एज वेल एज नाइट्रोजन। तो जब इसको हम बर्न करते तो इसका जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पे निकलने शुरू हो जाती है। हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर वेपर बना लेता है और वेपर वहां से निकलनी शुरू हो जाती है। तो न्यू प्रोडक्ट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, ऑक्सीजन का रिएक्शन होने लगता है उसके साथ। तो बर्निंग इज नॉट जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस, it's a chemical process. If you see from the eyes of a science student, you will see that burning is not just burning of substance, it's a chemical process in which a substance is reacting with oxygen. So magnesium, when we burn magnesium ribbon, it burns, वो जलता है और जलता है with a dazzling white light, चमकीली सफेद रोशनी निकलती है वहां पे। और जब वो मैग्नीशियम का रिबन बर्न हो रहा होता है तो नीचे बचते हैं पाउडर लाइक सब्सटेंस, और वो पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो Mg plus O2, Mg plus O2 will form MgO, MgO, magnesium oxide. Why MgO? सर क्योंकि ना Right? Because magnesium has a valency of how much? 2. And oxygen? 1. नहीं सर 2 Yes sir. Both are having same valency. Yes sir. Same valencies cancel out each other. We do not write them. So the formula will be MgO, not Mg2O, not Mg2O2, nothing. MgO. Got it? Why MgO? You got it? सर वो हिंदी वाला है। In order to balance it, oxygen is 2 here. We need to put a 2 over here. Now oxygen is balanced, but magnesium has become double. So in order to balance that, we need to put a 2 over here also. Yes sir. Balancing करना है ना? कैसे होगा? You can come and sit in front. No worries. Why are you worried about it? Why are you worried about it? सर आपको पता है ना इसलिए हम बोल रहे हैं। Do not shout. सर इतना इंग्लिश Write down the reaction. Aluminium plus oxygen. प्लस ऑक्सीजन एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन 3 and 2 रिएक्शन कराइए और मॉलिक्यूल बताइए. सर A2O3 ANO इसका 3 होता है, इसका 2 होता है। Aluminium plus oxygen. It will form Al2O3. Yes, सर ये सही था। देखो मैं बोली सही ना सर, पहले भी सही बोली हूँ। Krishna, why Al2O3? पता सर क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो सर उसको मल्टीप्लाई दूसरे से क्रॉस, क्रिस क्रॉस. और एल्युमिनियम की एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है तो वो उधर मल्टीप्लाई बस इतना काफी है। तो इसलिए Al2O3. तुम गलत
जब किसी से पूछा जाए तो इतना श्योर क्यों होता? व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? बैलेंस करो इसको। बोलो क्या करेंगे? स्टैंड अप, क्वाइट, स्टैंड अप कृष्णा। हाँ, शांत रहो। बोलो क्या करेंगे? एल्यूमिनियम के आगे 2 लगा दिए, चलो ठीक। और बैठ जाओ, शशांक खड़े हो जाओ। बताओ क्या करेंगे? ऑक्सीजन पे 2 लगाएंगे। कहाँ? यहाँ 2 लगा दें? यस सर। 4 हो गया। उधर 2 लगा देंगे। इधर 2 लगा दें? हाँ। अच्छा, ऑक्सीजन 6 हो गया। आप बोलो। बता रहा हूँ। एल्यूमिनियम पे 2 लगा हुआ है। 4 लगाइए। 4 लगा दें। यहाँ पे 3, ऑक्सीजन पे 3 लगा। क्या कर रहा है? तो ऑक्सीजन इज 6, मेरा पाया चाहिए। एल्यूमिनियम इज 20। तो इस तरह से विल बैलेंस इट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। गो फॉर ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया करो, देन द अदर एलिमेंट्स, एंड ट्राई टू बैलेंस द बिगर मॉलिक्यूल। जब भी बैलेंसिंग करनी हो तो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको पहले बैलेंस करो, रेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। बच्चे की तरह बोल रहे हैं। नेक्स्ट लिखना आयरन। आयरन प्लस ऑक्सीजन। आयरन प्लस ऑक्सीजन। मैं बताऊं सर? अरे रुको पहले। चुप। F2O3। सर FeO। F2O3। यस सर F2O3। आयरन उसकी आयरन की वैलेंस से 3 रखेंगे तो होगा ऑक्सीजन। वही तो मैं नहीं कर रहा हूँ। आयरन एंड F2 ऑक्सीजन। सर तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, 2 एंड 2। तो अगर 2 आयरन 2 है तो FeO बन जाएगा, और अगर आयरन 3 है तो Fe2O3 बनेगा। तो सर यहाँ कौन सा है? आयरन 2 तो FeO हो जाएगा। बैलेंस करेंगे तो 2। देन ये जो मेटल के ऑक्साइड्स बन रहे हैं इनका नेचर क्या है? व्हाट इज देयर नेचर? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो लाइक सोडियम का ऑक्साइड बना Na2O, है ना? तो पहली चीज है कि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं या नहीं। तो यस, दे आर वाटर सॉल्युबल। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस H2O, it forms NaOH, sodium hydroxide. So sodium hydroxide is a base. सर आप अपने बोल रहे अपने Sodium oxide Na2O is a metallic oxide. We dissolved it in water, यस सर। so it will come into contact with water. So plus H2O, write down plus H2O. Na2O को वाटर में मिक्स कर दिया तो H2O के कांटेक्ट में आ गया। अब इन दोनों का क्या होगा? रिएक्शन होगा। रिएक्शन हो जाने पे ये क्या बना रहा है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, NaOH, और ऑक्सीजन बाद NaOH। प्लस O2। अब इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, वहां 1 है, 2 लगा देंगे। Na भी 2 हो गया बैलेंस, हाइड्रोजन 2 हो गया, तो इट्स बैलेंस्ड। तो NaOH is what? Sodium hydroxide, and it's a base
Similarly, try out to find out what will happen when we mix K2O. Write down K2O. K2O, potassium oxide K2O plus H2O. क्या बनेगा? KOH, potassium hydroxide. Okay. सर 2 लगाएंगे पहले। Try out another one. Calcium oxide. कैल्शियम ऑक्साइड Calcium oxide. CaO CaO plus water. CaOH का twice. CaOH का whole twice. Calcium hydroxide. Right? So, सर जब इधर रोड बार हो जाएगा तो इसमें calcium oxide. सर CO और H2 में 2 लगाएंगे। इन सब में 2 बैलेंस करने के लिए लगाएंगे ना। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन बाय द नेम क्विक लाइम एंड क्विक लाइम इज नॉट बुझावा चूना। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस इज नोन एज स्लेट लाइम। तो ये जो है क्विक लाइम को स्लेट लाइम में कन्वर्ट करने वाला रिएक्शन है। सर तो कोई प्लान क्या करते हैं? जो मैं करूँ का तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड उसमें चुना जिंदा चूना, ताजा चूना। जिंदा चूना अजीब का सर ठीक काटता है कि नहीं सर? रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो जल जाते हैं। खैर, तो जितने भी हमने तीनों रिएक्शंस देखे उनमें लास्ट में क्या बना? NaOH बना, KOH बना, CaOH ट्वाइस बना। ये सारे क्या है? बेसेस। तो जब भी मेटलिक ऑक्साइड एक वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो बेस बनाएगा, बेस बनेगा। और बेस जब सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है तो उसको एल्कलाइन कहते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन। द वर्ड इज एल्कलाइन। एल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशंस को एल्कलाइन सॉल्यूशन कहा जाता है, विच आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कली कहा जाता है और सॉल्यूशन को एल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो NaOH एक एल्कली है, KOH एक एल्कली है। इट्स नॉट अनारकली, इट्स एल्कली। अल्कली वाटर सॉल्युबल बेस होता है, प्योर बेस। जब उसको वाटर में मिक्स कर देते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। उस सॉल्यूशन को हम एल्कलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एल्कली है, वाटर है, दोनों का मिक्सचर, ये चीज है। देन सेकेंड पॉइंट, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। वी आर डिस्कसिंग अबाउट मेटलिक ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर रिएक्ट विद एसिड्स। एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स, जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो तो क्या वाटर से रिएक्ट कर देना, तो वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहे। तो जब वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं वो एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं। एंड इन दैट फॉर्मेशन दे फॉर्म salt and water. In that process they form salt and water. Like for example, write down calcium oxide, CaO, calcium oxide plus hydrochloric acid, hydrochloric acid, CaCl2 रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन कर रहा है। समझ गया मुझे को H2 When a metal oxide reacts with an acid
It forms salt plus water. Like calcium oxide plus HCl. It forms CaCl2, calcium chloride plus water. So we'll place 2 over here. The reaction is balanced. Right? So calcium chloride is a salt and H2 water बन रहा है. Yes. क्या तुम कुछ पूछो जी? पूछो ना. पहले तो copy. Pick up the copy. मेटल किससे? एसिड से. कोई मेटल ले लो. लाइक फॉर एग्जांपल आपने ले लिया सोडियम और फिर आपने ले लिया एसिड HCl. तो सोडियम इज अबव हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो NaCl फॉर्म हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा. और जो क्या मेटल प्लस वाटर. मेटल प्लस वाटर. मेटल प्लस वाटर में क्या रिएक्शन है? मेटल प्लस वाटर कौन सा होता है? मेटल ऑक्साइड लेंगे. मेटल ऑक्साइड लेंगे. मेटल ऑक्साइड से वो रिएक्ट करेंगे और ये जो इसके पहले कर रहे थे. और मेटल वाटर और वाटर का रिएक्शन नहीं हो सकता. सर जैसे कि कॉपर प्लस एल्यूमिनियम वाटर इसका रिएक्शन तो कुछ बोला है. पर्टिकुलर मेटल्स जो होते हैं वो ऐसा करते हैं. कुछ स्टीम स्टेट में हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, जैसे आयरन वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर जाता है, इट फॉर्म्स आयरन हाइड्रोक्साइड. खैर, तो मेटल ऑक्साइड्स वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो बेस बना रहे हैं. मेटल ऑक्साइड्स एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट बना रहे हैं. मेटल ऑक्साइड्स में कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं. एम्फोटेरिक दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं. They react with acids and base both. दोनों से रिएक्शन. जैसे लिखो जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड प्लस HCl क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस H2O. मतलब एक इधर उधर हो जाता है. ZnCl2 प्लस H2O. तब जिंक ऑक्साइड प्लस HCl. शांत जाओ. ZnCl2 प्लस H2O. तो यहाँ 2 प्लेस कर दिया, बैलेंस हो गया, तो रिएक्शन हो रहा है. नाउ सेम मेटलिक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट करो बेस के साथ. लिखो ZnO प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. Zinc oxide plus NaOH. NaOH is a base. Here it was acid. So it reacts with acid as well as base. That's why it is called amphoteric oxide. Amphoteric oxides are those oxides which react with both acids and base. So it will react. And it will react to form sodium zincate. Na2ZnO2. Na2ZnO2. Plus H2O. Yes.
इसमें मैंने H2O। In the same way, aluminium oxide भी एक amphoteric oxide है। स्टेनस ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड भी जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कौन सा ऑक्साइड? स्टेनस ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड, SnO2। Sn टिन का सिंबल होता है। ओ अच्छा। लेड ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ये कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो दोनों से रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट लिखना रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। किससे वाटर? रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर से भी कुछ मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर। तो जब एक मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल वाटर से रिएक्ट कर जाता है तो आइदर इट फॉर्म्स इट्स ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम, सोडियम जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है इट कैचेस फायर, वहां पे आग लग जाती है। बिकॉज सोडियम को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो इट फॉर्म्स hydrogen. In that process hydrogen gas is released, and hydrogen gas is a combustible gas, and the reaction is an exothermic reaction, यानी इसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है। उस हीट एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसकी वजह से हाइड्रोजन में बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो दैट्स व्हाई इट कैचेस फायर। तो सोडियम Na प्लस वाटर H2O, it forms sodium hydroxide. Formula is NaOH plus hydrogen gas is produced, H2. Hydrogen gas is produced. In the same way, lithium, potassium and calcium, they all react with cold water. Yes. है ना? Without heat energy भी ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, they react. ऑल्दो कैल्शियम के साथ जो है प्रोसेस सिमिलर है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है लेकिन वो कम होती है कंपेरेबल टू सोडियम, तो इसलिए वहां पे जो हाइड्रोजन रिलीज होता है उसमें कंबशन प्रोसेस नहीं हो पाता। तो लिखना रिएक्शन फॉर कैल्शियम एंड वाटर, कैल्शियम Ca प्लस वाटर ट्वाइस, होल ट्वाइस, प्लस H2 यस, मतलब कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। Now this was about the highly reactive metals, but what about the less reactive metals like magnesium? Magnesium is less reactive comparable to calcium, sodium and potassium. So magnesium plus water, magnesium plus water, it forms magnesium oxide, MgO plus H2. So in this case hydroxide ने बना, it formed oxide, है ना, formed oxide. Then metals like iron, aluminium and zinc, they react with water in a special condition. When there is proper temperature, that is the water is converted into another state, that is steam. So it reacts with steam, iron, aluminium and zinc. सर नीचे जो 3-4 है मतलब हाइड्रोजन के ऊपर वाले 3-4 वो स्टीम वाटर से रिएक्ट करते हैं। Steam से react करते हैं।
तो लिखना आयरन प्लस स्टीम, आयरन प्लस स्टीम। टीम लिखूं? वाटर किसी भी फॉर्म में रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो उसका वही रहेगा। Yes, sir. तो H2O gives will form what? FeOH. FeO. Iron सर FeOH2 होगा या फिर FeOH प्लस H2? नहीं सर, दोनों होगा। देखो सही होगा। आयरन ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4। Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। So iron and iron-like elements like aluminium and zinc react with steam to form their oxides. Because 3 atoms of iron and 4 atoms of oxygen दो तरह से आयरन की 2 वैलेंसीज है, आयरन 2 और आयरन 3। तो 2 तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, आयरन 2 ऑक्साइड एंड आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन 2 ऑक्साइड में इट फॉर्म्स Fe and O, FeO, because both are having 2 valencies. When iron 3 combines with oxygen, it forms Fe3O4. ऐसा पाया गया molecular formula में. It has been found in the experiment. So it has been found in the experiment. Then metals such as lead, copper, silver, gold, they do not react with water at all, because they are least reactive and they even lie below the hydrogen in the reactivity series. सर जो लेड है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं, cold हो या hot, it will not react. Then third, reaction of metals with acids. Reaction of metals with acids. तो metals do react with acid. Metal और acid का reaction होता है, and they form metal salt plus hydrogen. Metal salt plus hydrogen. ये भी तो एक मेटल अच्छे ऑक्साइड मेटल सॉल्ट Like for example, magnesium plus hydrochloric acid. Magnesium plus HCl.
MgCl2 तुमसे ज्यादा ढंग से होगा क्या? MgCl2 plus H2 बनेगा। यस सर मैंने सही कहा एक गलती होती है देखो भगवान से गलती हुई तो ये पैदा हुआ, ये पैदा हुआ। metal plus dilute acid form metal salt plus hydrogen. Dilute acid. वे बुला रहे हैं। So metals which are above hydrogen in the reactivity series, they displace hydrogen. है ना? In the acids like dilute HCl and dilute H2SO4 to form their corresponding salts plus hydrogen gas. But below the reactivity series, below the hydrogen, the metals are not able to react with those acids. Like if we take copper and react it with HCl, नहीं होगा then there will be no reaction because it is below hydrogen. So it will not be able to displace hydrogen. सर आपका माइक का जो वो है चार्जिंग वाला फंक्शन उस पे नहीं लगा है तो आप बोल कैसे रहे हैं ये है क्या मैं कब से लाइट नोटिस कर रही हूं मेरी लगा क्यों नहीं सर कैसे बोल रहा है लगा लीजिए निकल गया निकल गया आप लगा ही नहीं है तब से निकला नहीं तुम निकाल दो क्या सर? लिखो क्वेश्चन बोलिए राइट ऑन द क्वेश्चन कॉपर what will happen कॉपर what will happen What will happen? if a copper rod is put in a solution of copper rod is put in solution of silver nitrate silver nitrate AgNO3 AgNO3 में copper rod Cu the copper is above silver, it will displace silver to form copper nitrate CuNO3 का twice plus silver will be displaced and it will get deposited in the solid form. Silver will be separated from silver nitrate solution. Same question can be molded into another form. पूछ लेगा कि can we store a solution of silver nitrate in a copper solution, copper vessel? Can we store silver nitrate solution in a copper vessel? क्या हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को कॉपर के वेसल में कंटेनर में रख सकते हैं? तो रीजन इज द आंसर इज नो बिकॉज इट विल रिएक्ट एंड ऑन रिएक्शन इट विल फॉर्म कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर will get removed from the surface of the vessel and there will be holes in the surface of the vessel
causing the vessel to get damaged.